नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है, मैटर नहीं करता आप कौन से सेमेस्टर में हैं, कौन सा कोर्स करते हैं, चाहे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, व्हाटएवर द कोर्स यू आर डूइंग, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेज एंड पर्सपेक्टिव्स के बारे में जाना था। अगर आप फर्स्ट यूनिट नहीं देखते हैं तो आपको आने वाली यूनिट्स में और इस यूनिट में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंकि इसमें हम यूटिलिटेरियन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, देन जो डिफरेंट अप्रोचेज है उसका उन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली उन वर्ड्स को डिफाइन किया गया है फर्स्ट यूनिट में। तो फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज सेकंड यूनिट हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो बेसिकली हम जानेंगे कि जो ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो 1600 में वो भारत में आए थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे कि भाई भारत में वो व्यापार करने आए थे, लेकिन फिर किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया वो हम जानेंगे। देन हम जानेंगे कि उन्होंने जो डिफरेंट जो कानून बनाए, चाहे वो 1909 का हो या 1919 का हो, 1935 में जो कानून बनाया वो हो, फिर उनको किस तरीके से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो शासन करने की नीति थी उसको ध्यान में रखते हुए कैसे उन्होंने जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया, वो लेसन 2 पार्ट बी में पढ़ेंगे। देखिएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही इसी वीडियो में कवर है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एंड इस चैनल पर नए हैं, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी जो आपके सिलेबस और आपके जो कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे यहाँ पर। और अगर आपने इस चैनल को अब देखा है तो डेफिनेटली इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पार्ट ए क्या या फिर किसके साथ डील करता है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो पार्ट ए में बेसिकली हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड द कॉलोनियल स्टेट, कि भाई क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में देखा जाए तो 1935 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1858 का एक्ट है, 1773 का जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, उन सभी के बारे में हमको यहाँ पर बेसिकली जानना है और उनको समझना है कि आखिरकार उनको लाया क्यों गया था। तो इंट्रोडक्शन में देखिएगा कि पार्ट ए जो है वो किसके साथ डील कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स के साथ, सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल अथॉरिटी के साथ। अब देखिएगा, कोई ना कोई एक्ट अगर लाया गया था तो उस एक्ट के थ्रू कोई ना कोई अथॉरिटी बनाई गई थी, कहीं डायरार्की बनाई गई थी, तो कहीं प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी या फिर प्रोविंशियल स्टेट जो थे उनको कहीं ना कहीं कुछ पावर दी गई थी, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर दी गई थी, या फिर यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी दी गई थी या फिर सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल कोई ना कोई पावर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट ए में बेसिकली हम लॉज के बारे में जानेंगे कि भाई जो कॉलोनियल रूल था या फिर ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कौन से लॉज इंट्रोड्यूस किए थे और किस लिए किए थे, बेसिकली यहाँ पर हमें ये जानना है। देन पार्ट बी में हम जानेंगे थियरीज ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। अब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को या फिर अफ्रीकन्स को क्या मानते थे, वाइट मैन्स बर्डन। वो मानते थे कि भाई ये जो ईस्टर्न कंट्रीज है या फिर ईस्टर्न वर्ल्ड है, जिसे आज हम थर्ड वर्ल्ड या फिर ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं, तो वो बेसिकली अनसिविलाइज्ड है और उनको सिविलाइज्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं लाइक पैट्रियार्कल सोसाइटी है एंड वो बहुत पिछड़े हैं और मतलब कि वो सुपरस्टिशंस पर बिलीव करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका ये मानना था। तो इन्होंने 2 तरीके के मिशंस भेजे थे। पहला था यूटिलिटेरियंस। अब यूटिलिटेरियंस कौन है? यूटिलिटेरियंस के लिए आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको जेएस मिल के बारे में बताया था, जेरेमी बेंथम के बारे में बताया था। तो इनका मानना था कि अगर कुछ लोग दुखी होते हैं और बहुत सारे लोग खुश होते हैं, तो कुछ लोगों का दुख ना हमें देख लेना चाहिए कि चलो कोई नहीं, वो दुखी है तो कोई नहीं, लेकिन कितने ज़्यादा लोग सुखी है। तो यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म का बेसिकली ये मानना था कि अगर अंग्रेज इन पर अत्याचार, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड जो है, थर्ड वर्ल्ड जैसे कि अफ्रीका, भारत वगैरह, तो उन पर अत्याचार करके अगर उनको सिविलाइज्ड ही कर रहे हैं, उनको एक अच्छी जिंदगी की ओर ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज गुड। फिर आया क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब
एक रोल। अब यहाँ पर क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने आइडियोलॉजिकली, मतलब यूटिलिटेरियंस ने साइकोलॉजी तरीके से खेला। अब यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड किए। देन यहाँ पर इन्होंने स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह इस्टेब्लिश किया एंड वहाँ पर इन्होंने माइंड्स के साथ खेलना स्टार्ट किया। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया एंड देन लोगों को बताना स्टार्ट किया कि कैसे आपका रिलीजन जो है वो इन्फीरियर है एंड हमारा रिलीजन जो है वो सुपीरियर है। खास तौर पर इन्होंने प्रहार जो किया था वो मेजरली 2 रिलीजन पर इंडिया में किया था, वो था हिंदुइज्म एंड मुस्लिम। इस्लाम पर इन्होंने ज़्यादा प्रहार किया था। तो उसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर कल्चरल इंपीरियलिज्म के बारे में जानेंगे एंड देन लास्ट में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। तो अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की अगर बात करें कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत में आए एंड देन किस तरीके से ये उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई। तो ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया फ्रॉम कमर्शियल एंटरप्राइज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन वाज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ की लेजिस्लेटिव एक्ट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1600 अभी हम देख रहे हैं, लेकिन 1600 जो ईस्वी थी उससे पहले कुछ इवेंट हुआ था। उससे पहले ये इवेंट हुआ था कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में लड़ाई हो गई थी 2 ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। तो उस लड़ाई को सुलझाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उन दोनों ट्रेडिंग कंपनीज को, जो अर्थ था उसको, ये मान लीजिएगा अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ को डिवाइड कर दिया। अब इंग्लैंड की जो सरकार थी उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी को बोला कि अर्थ का जो वेस्टर्न पार्ट है वो तुम संभालोगी, वेस्ट में कितना भी ट्रेड होगा वो वेस्टर्न जो ब्रिटिश कंपनी है वो देखेगी, और जो ईस्ट साइड में है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा उससे आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो यहाँ पर 2 जो कंपनियां थी या फिर 2 बिजनेस टाइकून्स थे बोल सकते हैं हम, तो उनको धीरे धीरे मतलब कि डिवाइड किया गया कि भाई ईस्ट का आप संभालोगे और वेस्ट का आप संभालोगे। तो अब ये क्या हुआ कि जब शुरुआत हुई तो 1600 में जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो वो पहले बेसिकली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, वो ट्रेड करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भारत में क्या है कि प्रोविंशियल स्टेट है, मतलब उस टाइम तक मुगलों का राज था। तो यहाँ पर क्या था कि जो स्टेट्स है वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो उनको क्या मिला, आपदा में अवसर मिला। तो यहाँ पर जो स्टेट्स आपस में लड़े जा रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपना ही स्टेट स्टैब्लिश कर ले, क्योंकि तब पोर्चुगीज भी इंडिया में आ चुके थे, फ्रेंच भी इंडिया में आ चुके थे। तो इन्होंने स्टार्ट किया अपना जो पावर है वो दिखाना, अपना जो मतलब प्रभुत्व है वो दिखाना। इन्होंने धीरे धीरे इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनको भेजा गया था ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन ये व्यापार से आगे बढ़ चुके थे और भारत में अपना जो शासन था वो करना स्टार्ट कर दिया। फिर ब्रिटिश क्राउन को ये पता लग गया क्योंकि ऑफिशियल्स आते जाते रहते थे। फिर ब्रिटिश क्राउन ने क्या बोला कि भाई आप इंडिया में ट्रेड करने गए थे, अगर आप वहाँ पर शासन करेंगे तो उसकी तो अनुमति हमने आपको दी नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने ये जो शासन की प्रणाली थी भारत के अंदर वो अपने हाथ में ले लिया। वो अब अपने हाथ में कैसे ले ली, रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो मतलब अथॉरिटी थी या फिर कहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था वो सारा का सारा ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। अब अपने हाथों में कैसे ले लिया उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भेजा इंडिया में, एक अथॉरिटी इंट्रोड्यूस की भारत के अंदर जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा, जिसके अंडर बॉम्बे एंड मद्रास आ गए। पहले क्या था कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी या फिर अलग अलग स्टेट थे कि बॉम्बे अलग था, मद्रास अलग था और कलकत्ता यानी कि बंगाल अलग था। लेकिन अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बनाया गया तो उसके अंदर बॉम्बे एंड मद्रास आ गए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कहाँ, कलकत्ता यानी कि बंगाल में, जुडिशियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। फिर भी क्या हुआ कि एम्बिग्यूटीज रह गई। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे वो कहीं ना कहीं लूप होल्स को देखा करते थे और वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे।
फिर यहाँ पर क्या हुआ कि इसको रिफाइन करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे वो सुपरवाइज किए गए किसके द्वारा, गवर्नमेंट ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटेन में था उसे यहाँ पर भेजा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपने जो जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे वो मैनेज किए, और कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी थी वो कंपनी के पास रही या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रही। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के व्यक्ति भी हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की और एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में। फिर यहाँ पे एक लाइन आई या फिर कह सकते एक चेन ऑफ डेवलपमेंट या फिर चेंज हुआ। यहाँ पर सबसे पहला जो चेंज था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन थी या फिर इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली थी उसे तोड़ दी, और यहाँ पर ये कहा कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडिया में है उसे खत्म करते हैं, और ब्रिटिश के अंदर या फिर ब्रिटेन के अंदर जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज है, दूसरे प्राइवेट ट्रेडर्स है, उनको भी अलाउ किया जाता है कि वो इंडिया में जाए और ट्रेड करे। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे चाय की खेती के लिए यानी कि चाय के ट्रेड के लिए और चाइना के ट्रेड के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स अवेलेबल थे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे ब्रिटिश ट्रेडर्स आए इंडिया में, उन्होंने इंडियन मार्केट्स में अपना कदम रखा एंड देन वो इंडिया में ट्रेड करने लग गए, और साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी भारत आ गए 1813 में 1813 में चार्टर एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पर मिशनरीज जब इंडिया में आए तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले उन्होंने इंडियन सोसाइटी को, कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, कास्ट को, रेस को समझा। Then they started saying that we need to use a rule and the rule was divide and rule। अब इन्होंने डिवाइड एंड रूल का यूज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से पहले इन्होंने सपोर्ट किया हिंदूज का, देन जब इनको पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ भी विरोध हो रहा है तो इन्होंने मुस्लिम्स का सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ भी विरोध हुआ तो फिर इन्होंने आपस में कम्युनल राइट्स वगैरह करवाना स्टार्ट कर दिया। अब चार्टर एक्ट की बात करें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इंट्रोड्यूस की गई, एक पोस्ट बनाई गई जिसे कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेकिन अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो कब का था, चार्टर एक्ट 1833 में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज की जो पावर थी वो स्ट्राइप ऑफ कर ली गई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दी गई। अब यहाँ पर क्या था कि जो उनकी इंडिपेंडेंट पावर्स थी वो सब अंडर आ गई किसके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई अपनी जो टेरिटरीज थी वो अदर जो ट्रेडर्स थे उनके लिए खोल दी इंडियन, एंड फिर यहाँ पर सेटलमेंट करने लग गए वो अदर ट्रेडर्स के साथ एटसेट्रा। अब यहाँ पर क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 आया। चार्टर एक्ट 1853 जो था उसमें पहली बार इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पर पता है क्या था कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यहाँ पर सर्विस को भी दो भागों में बांट दिया, एक सुपीरियर एंड एक इंफीरियर सर्विसेज। अब जो सुपीरियर जो टॉप नॉच लेवल की सर्विसेज थी वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में थी कि भाई कोई अगर सुपीरियर पोस्ट पर जाएगा तो वो सिर्फ अंग्रेज होगा, और बाकी जो लोअर पोस्ट थी या फिर लोअर सर्विसेज थी उसमें इंडियंस को इन्होंने हायर किया था। पहले शुरुआत में नहीं किया था लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट किया था कि इंडियंस जो थे उनको किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स थे वो नहीं दिए गए थे। फिर क्या हुआ, 1857 की एक लड़ाई हुई जिसे इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इसके लिए एक अलग ही लेसन है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, 1857 की एक लड़ाई हुई, यहाँ पर क्रांति हुई। तो अब ये लड़ाई जब हुई तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स हिल चुके थे इस लड़ाई के बाद, क्योंकि इस लड़ाई ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस लड़ाई के बाद ना ब्रिटिशर्स हिल चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था इस क्रांति के कारण। तो अब उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें भारत को अपने हाथों से गंवाना नहीं है तो भारत को
अपने हाथों में लाना पड़ेगा। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 0.1% भी जो इस्टेब्लिशमेंट था या फिर जो पावर थी इंडिया में वो छीन ली गई। और वो कब छीनी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। 1858 का जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया उसमें गवर्नमेंट का एक स्टैट्यूट बनाया गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राइट्स थे वो ले लिए गए। और यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली जो इंडिया था वो गवर्न किया जाने लगा किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो लंदन से ही मैनेज कर रहे थे इंडिया के गवर्नेंस को, इंडिया के लॉ को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया या फिर भेजा गया इंडिया में, और काउंसिल ऑफ इंडिया उनको असिस्ट करती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, टॉप डाउन अप्रोच अपनाई गई। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बनाया गया इंडिया को, ताकि इंपीरियल हेजेमनी जो है वो सिक्योर की जाए। अब क्या हुआ कि पहले ब्रिटिशर्स थे वो अपने हिसाब से देखा करते थे, व्यापार भी कर रहे थे, मैनेज भी कर रहे थे, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव। अब डायरेक्टली क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली कमान। तो अब इन्होंने अपने जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भेजना स्टार्ट किए। ब्यूरोक्रेट्स में आप नाम सुनेंगे वॉरेन हेस्टिंग का, देन कॉर्नवालिस का। इन लोगों ने आकर भारत में फिर जो एक कह सकते हैं इन्होंने कुछ 0.1% अच्छे काम भी किए, लेकिन तबाही बहुत मचाई इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को पढ़ा, इन्होंने इंडियन कल्चर को पढ़ा, एंड देन दे स्टार्टेड डिवाइडिंग एंड रूलिंग। इन्होंने डिवाइड किया एंड देन रूल करना स्टार्ट कर दिया। इनका सिंपल सा मानना था कि वाइट मैन्स बर्डन, कि इंडियंस जो है वो वाइट मैन्स बर्डन है। हमारा कार्य, मतलब कि ब्रिटिशर्स का कार्य ये था कि इंडियंस को सिविलाइज्ड करे। हालांकि इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था बहुत लोगों के द्वारा। ओरिएंटलिज्म जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ओरिएंटल्स किसे कहा जाता था, एडवर्ड्स ने क्या बोला। देखिएगा, बेसिकली आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि एडवर्ड सेड जो कि ओरिएंटलिस्ट एक थे, उन्होंने ये अपनी थियरी बताई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे या वेस्टर्न है वो अपने आप को बहुत ही उच्च श्रेणी का मानते हैं, बहुत ही सुपीरियर मानते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक जो ईस्टर्न कंट्रीज है जैसे भारत या फिर चाइना या फिर अफ्रीका वगैरह, उनको सही से जान ही नहीं पाए। उन्होंने कभी इतनी रिसर्च ही नहीं की कि इनका कल्चर क्या है, इनकी संस्कृति संस्कार क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है। वो अपने ही वो सुपीरियरिटी के इल्यूजन में जी रहे कि दे आर द सुपीरियर वन। तो उनको क्रिटिसाइज किया गया था, वो पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन किस तरह से कैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए 1857 की क्रांति हुई, उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको हिला के रख दिया था भारतीयों ने। अब उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी जो लोग थे, नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो क्या हुआ कि उन्होंने भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट पर धीरे धीरे दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई भारत में आप भारतीय लोगों पर शासन कर रहे हैं और वेस्टर्न अपने लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हो गया। अब रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया तो इसमें क्या हुआ कि भाई डेफिनेटली जो लोकल एलिट्स थे, लिबरल्स थे, प्रोग्रेसिव गवर्नेंस वगैरह के लिए यहाँ पर एडवोकेसी की गई। किनके द्वारा? लोकल एलिट्स के द्वारा, जो नेशनलिस्ट लोग थे उनके द्वारा। डिसीजन मेकिंग जो थी वो कॉलोनियल हैंड्स के हाथ में ही थी, लेकिन वो बोलते थे कि हम आपके लिए, आपके भले के लिए ही कानून बना रहे हैं। उसी सिलसिले में एक कानून आया जिसे इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 कहा गया। अब इस एक्ट में क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, कि भाई एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जो कि गवर्नर जनरल के अंडर होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेशन करेगी, लेकिन कुछ इंडियन मेंबर्स होंगे जो नॉन ऑफिशियल्स होंगे, उनकी राय ली जाएगी, लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो किसके पास रहेगी? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगी या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेगी। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी उसकी जो साइज थी थोड़ी वो बढ़ा दी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेंबर्स थे उनको राइट दे दिया गया एनुअल बजट को डिस्कस करने का, कि भाई वो इस काउंसिल में प्रश्न पूछ सकते हैं पब्लिक पॉलिसी को लेकर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनडायरेक्ट नॉमिनेशन, एक नॉमिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया इनडायरेक्ट,
through bodies like universities, district boards and chambers of commerce, though the franchisee remains severely restricted. अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इनडायरेक्ट नॉमिनेशन का मतलब आप समझते हो क्या हुआ कि देखिएगा इंडिया से लोग जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका पार्ट बनेंगे, लेकिन सिलेक्ट कैसे होंगे? या तो यूनिवर्सिटीज उनको सिलेक्ट करके भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उनको भेजेगा, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो उस टाइम हुआ करते थे वो उनको सिलेक्ट करके भेजेगा। फिर आता है इसी सिलसिले में एक और एक्ट जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, और उस एक्ट का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियन पार्टिसिपेशन जो था उसे इंक्रीज कर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग इस काउंसिल का पार्ट बने। सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई। जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनल डिवीजन था इंडियन पॉलिटिक्स में उसे और बढ़ावा दिया गया। वो कैसे बढ़ावा दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, कि भाई मुस्लिम्स जो है उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया गया, और मुस्लिम वोटर्स जो थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इंडिपेंडेंटली जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू सिलेक्ट या फिर इलेक्ट कर सकते थे, वो उनको एक राइट दे दिया गया। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे मोंगसो चैमफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ? डेरार्की इंट्रोड्यूस की गई। यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल में मतलब दो भागों में गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को बांट दिया गया। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे वो किसके पास रह गए? जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड जो कानून पॉलिसी बनानी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो लाइक पॉलिसी वगैरह बनानी है, वो इंडियन मिनिस्टर जो इलेक्टेड हुए थे उनके पास थी इतनी पावर कि वो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह, लॉ वगैरह बना सकते थे। लेकिन एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट था इसमें। रिजर्व्ड सब्जेक्ट में क्या था कि फाइनेंस, पुलिस एंड रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड जितने भी कानून थे, पॉलिसीज थी, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बना सकती थी, या ब्रिटिश गवर्नर या फिर कह सकते हैं इंडियन गवर्नर जो था वो ही बना सकता था ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जिसका बहुत बड़ा एक हिस्सा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें जो प्रोविंशियल डियार्की थी उसे अबॉलिश कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई प्रोविंसेस को। यहाँ पर इंडियन जो मिनिस्टर थे उनको अलाउ किया कि प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में आपका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें इंडियन एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस अलाउ थी। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थी एंड प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको अपने हिसाब से कानून पॉलिसी बनाना अलाउ किया गया। एक्सपेंड किया गया वोटिंग फ्रेंचाइजी को थ्रू 10% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन की सभी को वोट का अधिकार दिया गया यहाँ पर। हाउएवर जो वीटो पावर थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, कि भाई डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन पावर या फिर फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, इमरजेंसी लेजिस्लेशन वगैरह उसमें वीटो कर सकता है कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। की भाई अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सूट करेगी आपकी पॉलिसी तो ठीक है, अदरवाइज ही विल से कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज द रियल पॉलिसी। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनलिज्म एंड कॉलोनियल स्टेट, कि भाई अब जो कॉलोनियल स्टेट का इम्पैक्ट था वो भारत पर और भारतीय नेशनलिज्म पर कैसा रहा उसके बारे में जानते हैं। तो देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए कॉलोनियल रूल में जो डुअल पर्पस को सर्व कर रहे थे। पहला कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, इंडिया उनकी कॉलोनी रहे, और दूसरा कि भारतीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील ना हो कि वो साइडलाइंड है या फिर उनको दूर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आया। इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे आया? अब इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करने लग गए प्रोविंशियल काउंसिल्स में, सेंट्रल काउंसिल्स में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वगैरह थी। तो यहाँ से उन्होंने सीखना स्टार्ट किया कि किस तरीके से हमें इस पॉलिटिकल या फिर इम्पीरियल जो गवर्नमेंट है या फिर कानून है उनके खिलाफ बोलना है और उनके खिलाफ लड़ना है। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट जैसे दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लेटर फिर यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उनका एक फोरम बना
जिन्होंने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दिया, हमने पिछली वीडियो यानी कि यूनिट 1 लेसन 1 में पढ़ा है। इन्होंने जो इंडियन लोग थे काउंसिल्स में, उन्होंने ऑपरेसिव पॉलिसीज का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, अपनी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, सेल्फ गवर्नेंस स्वराज को मांग जो थी इनको उसे उठाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने एक लीगल कोडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इंडियनाइज्ड करने की कोशिश की कि भाई भारतीय एक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, भारतीय कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जो एडुकेटेड इंडियन थे वो डिफरेंट रीजन से थे, डिफरेंट रिलीजन से थे, तो उन्होंने अपने अपने जो वर्ग थे, अपनी अपनी जो जातियाँ थी, धर्म थी, उनके लिए भी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। एट द सेम टाइम अब क्या हुआ कि जो रिफॉर्म थे वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया, फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। अब यहाँ पर कॉलोनियल स्टेट को डर लगने लग गया कि भाई अब हमारा यहाँ पर हमारे दिन ज़्यादा नहीं रहे इंडिया में। तो उनको पता चल गया कि अब यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उभर कर आ चुका है। भारत में बहुत सारे जो लीडर्स थे लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस एंड बहुत सारे अदर जो लीडर्स थे भारत में, बाल गंगाधर तिलक एंड देन बहुत सारे लीडर्स थे, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से जिन्हें जाना जाता था, 3 लोग। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और पूर्ण स्वराज को मांगना स्टार्ट कर दिया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंट। फिर आता है लेसन 2 का ही पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या है, कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन पढ़ेंगे, यूटिलिटेरियन एंड मिशनरीज को पढ़ना है। अब सिविलाइजिंग मिशन बेसिकली था क्या, तो देखिएगा सिविलाइजिंग मिशन को इन्होंने बोला था मिशन सिविलिस ट्रिक्सा। तो यहाँ पर क्या था, कॉलोनियल रूल, बेसिकली वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, वो ट्रेड करना चाहते थे इंडिया में, पर फिर उनको भारत यूज्ड टू बी कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में इनको बहुत कुछ देखने को मिल गया कि भाई भारत के पास तो बहुत खजाना है, बहुत सारा पैसा है। तो इन्होंने स्टार्ट किया कि भाई इनको लूटा कैसे जाए। तो इन्होंने एक तरकीब बनाई, दैट इज सिविलाइजिंग मिशन। इन्होंने बोला कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रैशनल सुपीरियोरिटी या फिर रैशनल नहीं है, या फिर वो सुपरस्टिशियस को मानते हैं, या फिर वो कल्चरली बैकवर्ड है। ऐसा इन्होंने एक कहानी घड़ी एंड देन दे स्टार्टेड डिफेमिंग इंडियन सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा। इन्होंने फिर उसको कामयाब करने के लिए क्या किया, इंडिया में इन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस बनाए, लीगल सिस्टम बनाए, सोशल कस्टम्स को वेस्टर्न नॉर्म्स के हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर रोल प्ले किया है तो यूटिलिटेरियंस एंड क्रिश्चियन मिशनरीज ने रोल प्ले किया। इन्होंने फंडामेंटली जो काम करना था वो किया, और वो काम कहाँ पर किया इन्होंने इंडियन के माइंड पर प्रहार करना स्टार्ट किया। बॉडी पर तो खैर वो ब्रिटिशर्स कर ही रहे थे, मार रहे थे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वगैरह को, लेकिन अब जो लोग थे उन पर इन्होंने किस तरीके से चालाकी से अपने माइंड से, रीजन से इन्होंने प्रहार किया, इन्होंने माइंड के साथ खेलना स्टार्ट किया। अब यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, हमने पिछली वीडियो में यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में जाना था, तो जेरेमी बेंथम इसके मेन जो है करता धरता कह सकते हैं वो है, एंड जेम्स मिल ने फिर इसे फर्दर आगे बढ़ाया था। तो यूटिलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई आप क्या कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसे। तो बेसिकली यूटिलिटेरियंस जो है उनका मानना ये था कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि मान लीजिएगा ये 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में से 2 लोगों को दर्द हो रहा है और 10 लोग खुश हो रहे हैं, तो इन 2 लोगों का दर्द जो है वो वर्थ इट है, जाने दो, होने दो इन्हें दर्द। बेसिकली इनका ये मानना था कि कितने 8 लोग खुश हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा संख्या में लोग खुश हो रहे हैं, तो इनका ये मानना था। तो इन्होंने ये ही कॉन्सेप्ट इंडियन पर भी अप्लाई किया कि इंडियन सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, कहाँ पर, सुपरस्टिशियस ट्रेडिशंस में, ऑपरेसिव कास्ट हायरार्की में, इरेशनल कस्टमरी लॉज में फंसी पड़ी है, इनको यहाँ से बाहर निकालना है। तो उसके लिए जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में लिखी थी। तो इस बुक में उन्होंने अपने व्यूज़ को बताया, कैसे इंडिया को उन्होंने डिवाइड किया, कैसे भागों में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स, मतलब कि किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया इंडियन सोसाइटी को। देखिएगा कि इन्होंने डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स में, कि किस तरीके से एंशिएंट एंड मिडिवल जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वो स्टैटिक वहीं की वहीं रह गई, डेस्पोटिक है, अनसिविलाइज्ड है,
तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ब्रिटिशर्स जो है वो जाएंगे इंडिया में एंड ब्रिटिशर्स उनको सिखाएंगे, इंडियंस को, भारतीय को सिखाएंगे कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना है। मतलब इन्होंने हमारे कल्चर को इंफीरियर बोलना स्टार्ट कर दिया एंड देयर कल्चर वाज कंसीडर्ड एज द सुपीरियर वन। तो अब ये बोलते हैं कि अगर आप चम्मच से खाओगे, फॉर्क से खाओगे, देन यू आर अ सिविलाइज्ड पर्सन। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन था, हमारा कल्चर था कि हम हाथ से खाते थे, तो नहीं, ये इंफीरियर है, आप कहीं ना कहीं अपने पुराने कस्टम्स में फंसे पड़े हैं, ये है वो है। यार, एवरी कल्चर हैज सम डाइवर्सिटी, ठीक है, हर कल्चर में कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी होती है। आप इंडिया में ही देख लो, इंडिया में जब आप जाओगे तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर डिफरेंट मिलेगा, गुजरात का कल्चर अलग मिलेगा। आप अगर तमिलनाडु में जाओगे वहाँ का कल्चर डिफरेंट मिलेगा, केरल का कल्चर डिफरेंट मिलेगा, बंगाल का कल्चर अलग है तो अरुणाचल प्रदेश का कल्चर अलग है। तो भारत के अंदर अगर हम जाते हैं तो वी आर एज ए इंडियन, हम है भारतीय, लेकिन कल्चर तो डिफरेंट है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आधे कल्चर को देखा और उस कल्चर के हिसाब से पूरे भारत को देखना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने लीगल रिफॉर्म्स एंड कोडिफिकेशन लाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कस्टमरी इंडियन लॉज जो थे उसको यूनिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। यूनिफॉर्म यानी कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है, आपके लिए एक ही तरीके का लॉ है। हालांकि हाल ही में अगर लॉ का कोडिफिकेशन देखें हम, तो जब मैं एज ए लॉ स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की फैकल्टी ऑफ LC2 में, तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, जब हम इंडियन फैमिली लॉ जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हिंदू फैमिली लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है। तो देखिएगा, हमारे पास मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम फैमिली लॉज है, क्रिश्चियन फैमिली एक्ट है, क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ है। तो हमने सभी के अपने अपने कल्चर्स को ध्यान में रखते हुए, सभी का अपना जो कस्टम है, ट्रेडिशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए लॉ बने। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको यूनिफॉर्मली कोडिफाइड कर दिया। लीगल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया गया रूल ऑफ लॉ का और इक्वालिटी बिफोर लॉ, की सभी लोग कानून के सामने एक समान है। हालांकि ये कई हद तक ठीक है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये ठीक है। दिस लेड टू द सर्टन लॉ कमीशन, कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि एक क्रिएशन हुआ किसका, लॉ कमीशन का, जो बाद में जाके लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बन गई बाद में। अब स्टैंडर्डाइज लीगल कोड्स आए, जैसे कि यहाँ पर आप पहले सुना करते थे इंडियन पीनल कोड, CRPC वगैरह जैसे जो कानून थे, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। फिर बात करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। तो इन्होंने क्या किया कि थॉमस बेबिंगटन जो थे, मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन, TB मैकॉले जिसे कहा जाता है, तो उन्होंने 1835 में एक माइन्यूट ऑन एजुकेशन रिफ्लेक्टेड यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस लिखा। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की कि भाई जो वेस्टर्न स्पेसिफिक नॉलेज, फिलोसफी, रैशनलिज्म एंड इंग्लिश एजुकेटेड क्लास जो है वो इंडिया में चाहिए। तो इन्होंने इंडियंस को वेस्टर्न तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस बनाए, जो बैकफायर कर गए, क्योंकि अब इंडियंस थे, इंडियन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को समझा, वेस्टर्न कल्चर को समझा, लॉ को समझा। फिर उन्होंने समझा, अच्छा जी, ये यहाँ से हम पर रूल कर रहे थे, अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया था। हमने फिर उसी कानून से, उन्हीं की जो छड़ी थी, उसी छड़ी से उनको मार के भगाया। तो वी आर प्राउड इंडियंस, वी आर प्राउड भारतीयस। ओके, तो अब सोशल लेजिस्लेशन की बात करें तो जो यूटिलिटेरियंस थे उन्होंने स्टेट एनफोर्स्ड सोशल लेजिस्लेशन को सपोर्ट किया, जैसे कि सती विडो बर्निंग जो थी 1829 में, उसके खिलाफ एक कानून बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ कानून बनाए गए। इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को बार्बरिक और इरेशनल माना गया, जो कि थी और जिसके खिलाफ कानून बनना ही था। ठीक है, तो दैट वाज ग्रेट दैट दे मेड और दे क्रिएटेड सम लॉज फॉर दिस। अब बात करते हैं मिशनरी पर्सपेक्टिव की। तो मिशनरीज का क्या था कि देखिएगा, 1813 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने अलाउ नहीं किया था इंडिया में उनको आने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भाई नहीं, आप अपना जो रिलीजियस थिंग्स है वो ब्रिटेन में ही करो, इंडिया में मत आओ, इंडिया में हम आए हैं ट्रेड करने। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत की सत्ता आने लगी,
तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स में जो मिशनरीज थे कि जाओ आप इंडिया में जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि भाई भारत में ना मोरल डिके है, स्पिरिचुअल डार्कनेस है, तो अब इसको हम अपनी तरफ से ल्यूमिनस करेंगे, हम इसको अपनी तरफ से उजाला देंगे। उन्होंने इंडिया में लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। पर्टिकुलरली उन्होंने हिंदुइज्म एंड इस्लाम को टारगेट किया और उन्होंने बोला कि ये भाई रिलीजन जो है, दोनों ही रिलीजन वो सुपरस्टिशियस से भरे हैं, आइडोलेट्रस है, मोरली रिग्रेसिव है। फिर उन्होंने आर्ग्यू कहा कि देखिए कि हिंदुइज्म में क्या कमियां हैं, इस्लाम में क्या कमियां हैं, एक्सेट्रा। इन्होंने कमियां गिनवाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि अगर आप उजाले की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मिशनरीज जो थे उन्होंने बहुत वास्ट एक नेटवर्क बना दिया स्कूल्स का। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए इंडिया में, चाहे वो अर्बन प्लेस ऑफ इंडिया था या रूरल इंडिया था, सभी जगह पर उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। वेस्टर्न जो एजुकेशन था, साइंस, लिटरेचर, लैंग्वेज, क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को स्कूल्स कॉलेजेस में देना स्टार्ट कर दिया। और जो एजुकेशन था वो उनका प्राइमरी व्हीकल था जिसने स्टार्ट किया क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाने का। अब मार्जिनलाइज ग्रुप पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। अब इन्होंने देखिएगा, जो एलिट्स थे उनको तो पता था, वो पढ़े लिखे थे, तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट था। तो इन्होंने क्या किया, जो गरीब लोग थे, जो लोअर कास्ट से आते थे लोग, जो ट्राइबल कम्युनिटीज से आते थे, दलित लोग थे, महिलाएं थी, उन पर इन्होंने अपना जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट था वो स्टार्ट किया कि भाई उनको कहीं ना कहीं बताया कि यहाँ देखिएगा कास्ट सिस्टम है, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर अपना एजुकेशन नहीं ग्रहण कर पा रहे, आपके पास ना अच्छी हेल्थ केयर है, ना कोई सपोर्ट है। तो इन्होंने धीरे धीरे इन लोगों को अपने वश में करना स्टार्ट कर दिया एंड दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी। फिर आया सोशल रिफॉर्म का दौर। यहाँ पर क्या हुआ कि मिशनरीज जो थे वो एक्टिवली क्रिटिसाइज करते थे चाइल्ड मैरिज को, सती को, फीमेल इन्फेंटिसाइज को, अनटचेबिलिटी को, और इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके खिलाफ कानून बनाओ। एंड दैट वाज ग्रेट, वो होना ही चाहिए था। कुछ बातें थी जो इन्होंने अच्छी की और कुछ ऐसी थी जो बहुत बुरी थी, कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसी थी जो बहुत बुरी थी और कुछ थी जो ठीक थी। तो द आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट कर दिया, साइंटिफिक रैशनलिज्म डेवलप करना स्टार्ट कर दिया इंडियंस लोगों में, लीगल रिफॉर्म्स लाए जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में या आगे बढ़े, और एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था उन्होंने अपने हाथ में ये कमान ले ली इवेंचुअल ग्रोथ की, नेशनल कॉन्शियसनेस की, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अब यहाँ पर क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक सिविल एविल्स थे उसके खिलाफ यहाँ पर बात होनी स्टार्ट हो गई और कोर इंडियन स्पिरिट एंड कल्चर को बचाने की बात की गई। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल एनालिसिस को एक्सपोज करना स्टार्ट हो गया कि भाई जो सिविलाइजिंग मिशन एज ए पेट्रिलियनिस्ट जस्टिफिकेशन, कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स आए यूटिलिटेरियन या फिर जो मिशनरीज थे उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो ब्रिटिशर्स है वो सर्वोपरि है, सबसे अच्छे हैं, सुपीरियर है एंड आप लोग इंफीरियर है। कल्चरल इंपीरियलिज्म, जैसे कि बोथ यूटिलिटेरियन एंड जो मिशनरीज थे उन्होंने इंडिजिनस जो नॉलेज थी उसे डीनाइग्रेट किया, नॉलेज सिस्टम को, लैंग्वेज को, कल्चरल ट्रेडिशन को, इंस्टिलिंग सेंस ऑफ कल्चरल इन्फीरियरिटी। हमारे अंदर ना एक इन्फीरियरिटी डाल दी कि भाई हमारा जो कल्चर था, भाषा थी, धर्म था, वो सब बहुत ही निम्न स्तर का था। तो उन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया। देन सिलेक्टिव एप्लीकेशन, उन्होंने सिविलाइजिंग मिशन, इंडिया वॉज रूटीनली कॉम्प्रोमाइज्ड बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कास्ट सिस्टम को कंडेम किया, कास्ट सिस्टम इन थियरी इंट्रोड्यूस किया। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो कास्ट डिवीजन पर ज़्यादा ध्यान रखते थे कि किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। एट द एंड उनका मानना था डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने कास्ट पर, रिलीजन पर, लैंग्वेज पर, रेस पर डिवाइड करना इंडियंस को स्टार्ट कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंशन, इन्होंने रेलवेज बनाए, टेलीग्राफ लाइन बनाई, इरिगेशन सिस्टम बनाए और बोला कि देखो हम आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। एट द एंड ये फ़ायदा किसका था, उनके लिए था, ताकि उनकी जो ट्रेड है वो हो सके। उनकी जो हिपोक्रेसी थी कि बेनवोलेंट थे, वो बहुत उदार थे, वो बहुत अलग ही थी। क्यों? क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए रेलवेज बना रहे थे, ट्रूप के मूवमेंट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, ताकि इंडियन मार्केट में वो जा सके एक्सेट्रा, इसीलिए वो सब बना रहे थे। तो एट द एंड ये जो यूनिट 2 है वो हमने इसमें कवर कर दी वन शॉट में। एंड ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज है और ग्लोसरी वोकैबलरी बोलते हैं ना, वो है, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा इसे। इसकी लिंक जो PDF की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वन शॉट वीडियो थी, क्रैश कोर्स के रूप में देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस लेसन को पढ़ते हैं, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगने हैं एंड आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, फिर बुक्स में 50 पेज है या 500 पेज है, वो बहुत इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद आप एक बार बुक पढ़िएगा, फिर आपको समझना है तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि इससे ना रीच बढ़ती है मेरी वीडियोज़ की। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।